हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हम एडमिशन लेना चाहें बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे प्रोवाइड करा दूंगी, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो एज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट द फार्मेसी, इवन इट इज बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, तो हम एलिजिबिलिटी से लेके व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस कोर्स, वो सबके बारे में आज हम बात करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट इज बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। सो in our previous years, starting with 2019, 20, 2021, we go through a pandemic, that is coronavirus. So as we all know that the single things which doesn't affect is the medical. So it is kind of a medical related course, medicine से related course है। Pharmacist is not about कि हम डॉक्टर बन जाएंगे या we will get the designation of doctor। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि बी फार्मेसी के बाद हम डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम फिजिशियन बन जाएंगे या हम डॉक्टर बन जाएंगे। MBBS इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड द फार्मेसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। सबसे पहले वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ फार्मासिस्ट। सो फार्मासिस्ट गेट टू नो कि जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करती है, और जो बॉडी है उस मेडिसिन को, जब बॉडी में हम उस मेडिसिन को पाएंगे तो बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखने वाला इज नोन एज फार्मासिस्ट। हमको जो है चीज़ें मालूम होती हैं, फार्मासिस्ट को चीज़ें मालूम होती हैं सॉल्ट के बारे में, एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि वो कंपोनेंट उस मेडिसिन का जो हमको एक डिजायरेबल एक्शन शो करेगा, वो क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में फार्मासिस्ट नॉलेज रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फार्मासिस्ट। और जो डोज हैं, जो ड्रग है या मेडिसिन है, वो कौन सी डिजीज़ में कौन सी मेडिसिन देनी है, या उनको हमको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, या हमको उसको किस पर्टिकुलर लिक्विड के साथ कंज्यूम करना है, इवन वी नीड टू टेक इट विद वाटर, मिल्क। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, जो डिस्पेंसिंग है मेडिसिन्स की, वो उसकी जो डिटेल नॉलेज है दैट कंटेन अ फार्मासिस्ट कंटेन दैट काइंड ऑफ नॉलेज। If we are talking about the doctors or MBBS, having MBBS degree, the only work of those doctors or MBBS degree holders is to recognize the disease, recognize a particular disease, either with the help of their experience or either with the help of different kind of diagnostic test. So this is the whole scenario, whole phenomena related to MBBS and pharmacist. So if we have a pharmacist degree, so it doesn't mean that we can put a doctor in front of our name. So after having a pharmacist degree, the initials or we can say the name जो हम ऐड कर सकते हैं, जो वर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं अपने नाम के आगे, that is DRX, हम वो ऐड कर सकते हैं, not doctor. So pharmacist is a different thing and doctor MBBS degree holder is a different thing. I think this thing is clear to all of you now. So now moving to what is the highlights of this B pharmacy course. Now I am talking about first B pharmacy, after that I will talk about D pharmacy. So B pharmacy के topics जो हैं, अब बी फार्मेसी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बी फार्मेसी में पढ़ रहे हैं जो कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप गो थ्रू हुए होंगे सिलेबस पे, PCI की साइट पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। 4 साल का सिलेबस दैट कंटेन 8 सेमेस्टर्स। तो उसमें हम पढ़ते हैं एनाटॉमी, physiology, that means we need to study about the structure of our body and how does it work, how our body work। और उससे रिलेटेड हमारे बॉडी के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने उनके वर्क फंक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। और कंप्लीट स्टडी हम डिफरेंट मेडिसिनल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनका क्या एक्शन है हमारी बॉडी में और बॉडी का क्या एक्शन है उनके लिए, उसके बारे में हमको स्टडी करनी होती है। तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वी कंटेन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, HAP human anatomy and physiology, and pharmacognosy, chemistry that contain different kind of chemistry, even it is an organic chemistry, medicinal chemistry। तो ये हम पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी में हर्बल्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। As we all know the origin of
n नंबर ऑफ ड्रग्स इज फ्रॉम द हर्बल कंपोनेंट्स। हर्बल इंग्रेडिएंट्स से जो ओरिजिन है किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का वो है। तो हमको हर्बल जो प्रिपरेशंस है उनका भी इफेक्ट देखना होता है बॉडी के ऊपर, उनकी स्टडी करनी होती है। तो वो डिफरेंट चीज है। आफ्टर गेटिंग द एडमिशन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ बी फार्मेसी एंड व्हाट वी नीड टू स्टडी इन बी फार्मेसी। तो अब बी फार्मेसी कोर्स की हाईलाइट क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको कंप्लीट नॉलेज किन किन चीजों के बारे में होगी? तो हाईलाइट्स आर दैट वी विल गेट टू नो फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलाज, जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनके फॉर्मूला क्या है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई भी XYZ कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहा है तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मेसी हमको मालूम होगा व्हाट इज फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलाज, व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, केमिकल इंस्ट्रूमेंटल्स, प्री क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ ऑन लेबोरेटरी एनिमल्स और डिफरेंट मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग्स और इससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलाज यानी कि क्वांटिटीज दी होती हैं XYZ, अगर कोई 3 तरह के हमारे पास इंग्रेडिएंट है किसी मेडिसिन में तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ X, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ Y एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ Z इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। तो वो जो कंटेन करता है हैविंग द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट एंड हैविंग द यू कैन से क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, वो जो कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूलाज, फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलाज। फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म क्या होती है? फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म बेसिकली डोजेस फॉर्म क्या है? जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जस्ट लाइक कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं। तो डोजेस फॉर्म बहुत सारे तरह के डोजेस फॉर्म हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम सिरप कंज्यूम करते हैं जब हम बीमार होते हैं, हम टैबलेट कंज्यूम करते हैं, कैप्सूल कंज्यूम करते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, सलाइंस होती हैं। तो ये जो है ये टाइप जो है यानी कि दवाई के डिफरेंट रूप, मेडिसिन के डिफरेंट रूप, उनको हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। तो ये कैसे फॉर्मुलेट होते हैं? जैसे कैप्सूल्स को मैन्युफैक्चर करने का तरीका अलग है, टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने का तरीका अलग है, उनमें जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो उनको हम उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है, ये बी फार्मेसी इंक्लूड करता है। केमिकल्स के बारे में पढ़ना, इंस्ट्रूमेंट जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना, एनालिसिस करना ड्रग्स की कि कितनी प्योर क्वांटिटी में ये है या नहीं है, एनालाइज करना कि कितनी पोटेंट है ये, कितनी इसमें प्योर क्वांटिटी है, और जो हमने फॉर्मुलेशन डेवलप की है इवन ये वही डेवलप हुई है या कुछ एनवायरमेंटल हैजार्ड कह सकते हैं, किसी हैंडलिंग में परेशानी होने की वजह से कुछ और फॉर्मुलेशन तो डेवलप नहीं होगी। तो ये सब चीजें पढ़ना। प्री क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग, हमने कोई भी ड्रग फॉर्मुलेट की है तो उसको हम मार्केट में रिलीज करने से पहले, उसको हम किसी पेशेंट को देने से पहले हम उसकी प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडी का क्या मतलब है? हम उसका पीएच चेक करते हैं, हम उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करते हैं, फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी एनिमल्स पे, इट विल कंटेन माइस, रैट, गुनिया पिग, तो ये सब चीजें कंटेन कर सकती हैं, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो और उसके बाद हम मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, बिकॉज वन ऑफ द स्कोप ऑफ बी फार्मेसी इज ऑल्सो मार्केटिंग, MR। तो हम मार्केटिंग कैसे करनी है आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ यू कैन से टैबलेट और कैप्सूल्स और एनी काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म, तो उसको मार्केट कैसे करना है, तो इसके बारे में भी या इससे रिलेटेड भी अलग और सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली कोर्स की हाईलाइट है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बी फार्मेसी यू विल गेट टू नो, यू विल नो in detail about these parameters. These are the course highlights. Okay, next moving to next one, what is the duration of this course? duration easily available है, आपको कहीं से भी नॉर्मली आपको भी सुनने को मिला होगा। इट कंटेन 4 years का कोर्स होता है एंड इट विल कंटेन 8 semester। एवरी सेमेस्टर यू विल हैव अ एग्जाम, फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए आप वो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ तो PCB या PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर यू नीड टू स्कोर 50% और मोर देन 50%। आगे है कि व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10+2 एजुकेशन, 12th का एजुकेशन। अब वो कौन कौन से एडमिशन एग्जाम्स हैं, तो UPSC जो कि AKTU कराता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, UPSC जितने भी AKTU से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप या UPSC का एग्जाम देते हैं तो यू विल गेट एडमिशन
इन AKTU एफिलेटेड कॉलेज। अदर देन जो और कॉलेजेस हैं या और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU है या, तो वो अपने एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज करती हैं। तो जब आपको एडमिशन लेना है तो यू नीड टू टेक केयर, यू नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट कॉलेज वेबसाइट, और वो ये पता लगाते रहना है कि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिएगा। आगे है बी फार्मेसी कोर्स फीस। तो अगर आपने कहीं एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उससे पहले यू नीड टू विजिट देयर वेबसाइट, यू नीड टू कॉल इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो उससे आप क्लियर कर लीजिएगा। और हर एक यूनिवर्सिटी के जहाँ भी आप अप्लाई करने वाले हैं वो मेंशन करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, और आप चाहें तो पर्सनली जाके विजिट कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बी फार्मेसी के सिलेबस की। तो इसका सिलेबस का जो लिंक है एज पर PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं, आप गो थ्रू हो सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि मैम मेरा केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर मेरा केमिस्ट्री वीक है 12th में, तो मैं बी फार्मेसी कर सकता हूँ। तो अगर आपका परसेंटेज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है कि आप एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मेसी में, तो आप इम्प्रूव कीजिएगा, बिकॉज केमिस्ट्री यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट, यानी कि लगभग हर सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी, और उसके लिए मैं कहूँगी कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक में दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इफ़ यू हैव एबिलिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्टडी, तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस किया है, आप 50% स्कोर किए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मिला के, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री पढ़नी होगी, अगर वीक है तो आपको ज़्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पे करना होगा अच्छा स्कोर करने के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका ठीक है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका केमिस्ट्री वीक है तो आपको वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा पढ़ना ही होगा। हर एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेमेस्टर इट हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट इन द थर्ड सेमेस्टर यू हैव ऑर्गेनिक एंड मेडिसिन, बोथ केमिस्ट्री आर देयर। सो आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, आफ्टर दैट आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको बी फार्मेसी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस कोर्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंग्लिश मीडियम है, आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा, तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है या फिर हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा और फोकस करना होगा टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, टू इम्प्रूव द राइटिंग वे, क्योंकि अभी तक उन्होंने 12th का एग्जाम हिंदी में दिया या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपने दिया है, तो उसको भी इम्प्रूव करना होगा। सो सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको पढ़ने होंगे वो आप सिलेबस में देख लीजिएगा। इवन इफ़ यू वांट तो मैं बता भी दूंगी कंप्लीट सिलेबस, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, लेकिन वो वीडियो अभी मैं इसमें नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अगर हम कोई भी पर्टिकुलर आप कह सकते हो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम उसका एंड रिजल्ट देखते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स हमको क्या स्कोप मिलने वाला है, क्या हमको सैलरी मिलने वाली है, हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द स्कोप ऑफ बी फार्मेसी या स्कोप आफ्टर बी फार्मेसी क्या है, क्या स्कोप है। तो उस चीज़ की अगर हम बात करें कि फ्यूचर क्या है स्पेशली इन इंडिया में बी फार्मेसी कैंडिडेट्स का, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने से पहले मेरे को आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट कि there are 60 maybe 100 student in the class and they are getting the same knowledge from the teacher, from the faculty, वो सेम उनको पढ़ा रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उनमें से अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, इवन इन द कम्युनिकेशन वे, इवन इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और अच्छा और थोड़ा टाइम दे रहे हैं स्टडी को। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतने उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन दोनों ही उतना ही पढ़ रहे हैं कि वो पास हो जाएं। तो एक अच्छा स्कोर करने वाला और एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला चीज़ों को एक साइड स्टूडेंट वो है और एक एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन अगर दोनों ही स्टूडेंट का अगर कोई इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है या फिर वो प्लेसमेंट में जा रहे हैं,
तो वो डिपेंड करता है, उस टाइम पर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आपको कितनी नॉलेज है, जो आपने 4 सालों में पढ़ा है उसके बारे में आप कितना सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसमें भी 2 तरीके हैं, 2 चीज़ें हैं कि एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को चीज़ें पता होती हैं बट ही डजन और ही और शी डजन नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर नॉलेज। तो कैसे एक्सप्लेन करना है सामने वाले पर्सन को, उसको नहीं पता होता। लेकिन सेकंड वाले को, हालांकि उसके कॉन्सेप्ट कम क्लियर है, लेकिन ही और शी नोज कि हम उनको कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं। तो मैटर करती है कि प्रेजेंटेबल आप कितने हैं, आप कितना जवाब दे पा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स कि जब आपका प्लेसमेंट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अरे हमने तो बी फार्मेसी हमने भी की है लेकिन हमको इतना अच्छा जॉब ऑफर नहीं मिला या हमारी सैलरी इतनी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आप में कहाँ कमी है, आपके कम्युनिकेशन वे में कहाँ कमी है, आपके कॉन्सेप्ट में क्या कमी है जो आपको इतना पैकेज नहीं मिल पाया। तो यू नीड टू सेल्फ एनालाइज। आफ्टर दैट आपको रिजल्ट जो आउटपुट है, यू विल गेट द आउटपुट और आप अच्छी जगह प्लेस होंगे। लेकिन अब प्लेस होने से अब हम कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ करियर हम अपना प्लेस कर सकते हैं, वो कौन कौन से वेज हैं, तो वो बताने के लिए नंबर फर्स्ट जो है, डिग्री के लिए एनालिटिकल केमिस्ट आप बन सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, तो वो एक जॉब होती है। फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, डिफरेंट वैकेंसी निकलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर होता है, हॉस्पिटल लेवल पे एक ड्रग कोऑर्डिनेटर होता है एक्सपीरियंस बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हो आपका कम्युनिकेशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेम थिंग्स, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग थेरेपिस्ट होता है, केमिकल टेक्नीशियन होता है, ड्रग टेक्नीशियन होता है, ड्रग इंस्पेक्टर, दैट यू कैन से अ क्रीमी लेयर ऑफ अ क्रीमी जॉब ऑफ दिस प्रोफेशन। सो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर इज ऑल्सो देयर, फार्मासिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, रिसर्च एंड R&D में आप जा सकते हैं बट ऑन द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज आपके पास बी फार्मेसी की डिग्री है अभी। जैसे जैसे आप इसमें फर्दर हायर एजुकेशन में जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन, तो आपको उससे अधिक अच्छी पोस्ट मिलेगी। मेकिंग प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट, दिस इज ऑल्सो अ जॉब कि आप प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं पेशेंट के लिए। मेडिकल राइटर इज ऑल्सो ए जॉब, तो मेडिकल राइटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल रिसर्चर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर बेसिकली डिफरेंट मेडिसिनल डेटा जो कलेक्ट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, यानी कि अगर हम कोई ड्रग रिलीज कर रहे हैं आफ्टर एनिमल स्टडीज, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ग्रुप ऑफ पेशेंट, और आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों पे आप अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग का, तो उसका जो डेटा है उसको संभाल के रखना या उसको एनालाइज करना इज द वर्क ऑफ क्लिनिकल रिसर्चर। और आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी एक जॉब है। मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, योर पर्सनालिटी वाइज यू लुक गुड, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आप एबल हैं किसी को कन्वेंस करने के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट बाई करें, इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, प्रोडक्ट सेल करने में, तो आप उसमें जा सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट एज पर एजुकेशन और एज पर योर, आप कह सकते हो आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से प्रमोशन मिलता चला जाता है। अब जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, जितने भी मैंने चीज़ें बताई, जितने भी मैंने स्कोप बताए हैं, तो अगर मैं चाहूँगी कि अगर आप इनको खुद ही एक बार सर्च करें तो आप बेटर देख पाएंगे, बेटर जान पाएंगे इनके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। लेकिन इन सब फील्ड्स में आप जा सकते हैं। और आफ्टर इनके अलावा, इन सब कोर्सेज के, स्कोप्स के अलावा आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बी फार्मेसी करने के बाद एम फार्मेसी के लिए जा सकते हैं। आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं जीपैड के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आप अच्छा एम फार्मेसी के लिए कॉलेज मिलता है। फर्दर यू कैन गो फॉर PhD और एजुकेशन एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हैं। दीज आर द स्कोप्स आफ्टर बी फार्मेसी। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो हायर करती है बी फार्मा के स्टूडेंट्स को। हालांकि जो प्रेजेंट जनरेशन है, इट इज़ अ
सोशल जनरेशन, आप लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं, तो यू कैन इजीली गो थ्रू योर गूगल और अदर साइड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप उस पर इजीली जाके आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आप देख पाते हो कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं। डिफरेंट साइट्स पे आप जाके फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ हमको अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डी है, लुपिन है, ग्लेनमार्क है, ये कुछ कंपनीज हायर करती हैं बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को। तो आप जैसे जैसे सर्च करेंगे या फिर आपके कॉलेज के हेल्प से, आपकी फैकल्टीज़ की हेल्प, के सीनियर्स की हेल्प से, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती चली जाती है। तो आपको एक ना केवल पढ़ना एक अलग चीज़ है, आपको कम्युनिकेशंस भी रखने हैं विद योर सीनियर्स, अपनी फैकल्टीज़ के साथ, और क्योंकि वो हेल्प करते हैं आगे, आपको बता पाते हैं। आपको अगर आप स्टडी में अच्छे हो और फैकल्टी जानती है कि बच्चा ये स्टडी में अच्छा है, तो वो आगे रिकमेंड करती है कि अगर कहीं वैकेंसी होती है तो रिकमेंड करती है कि इस बच्चे को आप जॉब पे रख लीजिए, वो अच्छा है बच्चा। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशंस रखिए अपनी फैकल्टी के साथ, सीनियर्स के साथ। मूविंग टू डी फार्मेसी। सो बी फार्मेसी अगर किसी को नहीं करनी है तो देयर इज़ ऑल्सो ए डिप्लोमा कोर्स। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों में ही आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो स्कोप ऑफ डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी। तो अगर किसी को बी फार्मा नहीं करना है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी वो कर सकता है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए, डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन UPSEE। सो ये एग्ज़ाम है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। देयर इज सेकेंड एग्जाम इज ऑल्सो फॉर दिल्ली स्टूडेंट, दिल्ली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज दिल्ली CET सेट। तो ये एक एग्ज़ाम है, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब इसका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मेसी स्टूडेंट, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कोई भी जो भी आप जहाँ भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपने स्टेट काउंसिल में आपने अपने आप को रजिस्टर कराया। उसके बाद जब भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं तो मोस्ट कॉमनली जो मैंने अभी तक जो देखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बी फार्मेसी के लिए नहीं निकलती हैं कुछ, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर डी फार्मेसी के कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दे रिक्वायर्ड डी फार्मेसी स्टूडेंट। तो वहाँ पे आप रेलवे में निकलती हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में निकलती हैं, इवन इट इज़ एम्स, PGI, ESIC, तो जितने भी टाइप के हॉस्पिटल्स हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी इनमें वैकेंसी निकलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है, इन तरह के हॉस्पिटल्स में भी आप एज ए फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक या नर्सिंग होम में भी होलसेल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल में आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं। और आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप डी फार्मेसी करने के बाद बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इस तरीके से आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो दीज आर द स्कोप ऑफ डी फार्मा। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्पेशली फॉर द जो अभी 12th जो बच्चों ने पास आउट किया है और जो सोच रहे हैं कि डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो थोड़ी फ्रूटफुल लगी हो। सो विद दिस इज ऑल about today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. And thank you for 50k subscribers, 50,000 subscribers. Now we are 50,000 Pharmacation family. So thank you each and everyone who is there, who subscribed my channel, who is watching my videos right now. So thank you very much. Thank you so much for being with me. Thank you so much.